नमस्कार सभी विद्यार्थियों को। कक्षा 12वीं इतिहास विषय के अंतर्गत हमने भाग पहले का जो पहला ही लेसन है वो हमने कंप्लीट कर लिया था। और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो प्लेलिस्ट में जाकर के आप वीडियो ज़रूर देखें। दूसरा जो हमारा लेसन है राजा, किसान और नगर, इस पार्ट के अंदर जितने भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न बनेंगे वो इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कौन कौन से प्रश्न बन रहे हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर ज़रूर किया करें। और देखते हैं कौन कौन से प्रश्न बन रहे हैं। पहला प्रश्न, ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अधिकारी ने ब्राह्मी और खरोष्टी लिपियों का अर्थ निकाला था। अब यहाँ पर दो लिपियों के नाम दिए गए हैं, कौन कौन से, एक तो है ब्राह्मी और एक कौन सा है, खरोष्टी। तो दो लिपियाँ दी हैं, ब्राह्मी और खरोष्टी। इन लिपियों का अर्थ जो है वो किसने निकाला था, जेम्स प्रिंसेप ने। ठीक है, ये दो लिपियां हैं जो अभिलेखों पर लिखी गई थी। तो ब्राह्मी और खरोष्टी, इसका अर्थ जो निकालने वाले अंग्रेज अधिकारी थे उसका नाम क्या था, जेम्स प्रिंसेप था। अगला प्रश्न, मौर्यों का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक कौन था। जो मौर्य साम्राज्य के जितने भी राजा हुए हैं उनके अंदर सर्वाधिक प्रसिद्ध जो राजा था वो कौन था, अशोक था। ठीक है, मौर्यों का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक कौन, अशोक। अगला प्रश्न, अधिकांश अभिलेख अधिकांश अभिलेखों पर किस शासक का नाम लिखा था। यानी कि जो अधिकांश अभिलेख थे ना उन पर किस राजा का नाम लिखा हुआ था, तो पियदसी का नाम लिखा हुआ था। इतिहासकार ये मानते हैं कि ये जो पियदसी नाम आया है ये किसके लिए आया था, अशोक के लिए आया था। अशोक, ये वही अशोक है जो मौर्य साम्राज्य का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक था। अगला प्रश्न, महाजनपदों की कुल संख्या कितनी थी। यानी कि महाजनपद कितने थे, 16 महाजनपद थे। याद रखना, महाजनपद कितने थे, 16 महाजनपद थे। अब ये जो जनपद, यानी कि जन का मतलब लोग और पद का मतलब पैर। ठीक है, तो लोग जहाँ पर अपने पैर रखे, लोगों ने जहाँ पर अपने पैर रखे यानी कि जहाँ पर वो बस गए तो वो क्या कहलाया, स्थान, जनपद कहलाया। अब जब जैसे जैसे लोग बसते चले गए, बड़ी बड़ी उन्होंने बस्तियां बना ली, आकार उनका बड़ा हो गया, तो बाद में वो क्या कहलाए, महाजनपद कहलाए। तो ये कितने थे, 16 थे। अगला प्रश्न, प्राचीनतम अभिलेख किस भाषा में लिखे गए थे। अब प्राचीनतम अभिलेखों की भाषा पूछी है कि वो किस भाषा के अंदर लिखे गए थे, तो प्राकृत भाषा में लिखे गए थे, प्राकृत भाषा में। अगला प्रश्न, छठी शताब्दी ईसा पूर्व से संस्कृत में ब्राह्मणों ने किन ग्रंथों की रचना शुरू की थी। थोड़ा शब्द त्रुटि है, इसको किन पढ़ना है। किन ग्रंथों की रचना शुरू की थी, तो धर्मशास्त्र। अब ये वही धर्मशास्त्र है जिसमें शासक बनने से संबंधित जो नियम थे वो तय किए गए थे कि शासक जो है वो कौन होगा, क्षत्रिय वर्ण से होगा और अ, उत्तराधिकारी कैसे चुने जाएंगे। ये जो सारे नियम तय किए गए थे ये धर्मशास्त्र नामक ग्रंथों से तय किए गए थे। अगला प्रश्न, छठी से चौथी शताब्दी। अब ये छठी से चौथी शताब्दी ईसा पूर्व की बात कर रहा है, ईसा पूर्व की। ठीक है, में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन सा था। अब ये जो टाइम पीरियड है, इस टाइम पीरियड के दौरान सबसे ताकतवर महाजनपद कौन सा था, मगध था। ठीक है, सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन सा, मगध। अब यहाँ पर आप देखेंगे ना, छठी से चौथी शताब्दी ईसा पूर्व आया है, छठी से चौथी, तो 6 से 4 यानी कि घट रहा है। तो जब आप ईसा पूर्व के जो सन है ना वो देखेंगे ना तो वो हमेशा घटते हुए क्रम में होंगे। ठीक है, और ईस्वी के जो होते हैं वो बढ़ते हुए क्रम में होते हैं, याद रखना। जैसे 2024 के बाद अब 25 आया, 26 आएगा, फिर 27, इस प्रकार से। परंतु जो ईसा पूर्व वाली जितनी भी घटनाएं होती हैं ना वो घटते क्रम में होती हैं। एक छोटा सा लॉजिक के रूप में मैंने आपको बताया है याद रखने के लिए। ठीक है, तो शक्तिशाली महाजनपद कौन सा, मगध था। अगला प्रश्न, मगध वर्तमान में किस राज्य में है। जो मगध है ये कहाँ पर है, किस राज्य के अंदर है, बिहार के अंदर है। कहाँ पर है, बिहार के अंदर। मैंने कुछ स्थानों से जुड़े हुए राज्य जो जो स्थान किसी राज्य के अंदर है ये पूछा था मैंने। जैसे कालीबंगा का राजस्थान में, ठीक है,
बनावली हरियाणा के अंदर, धोलावीरा गुजरात के अंदर, लोथल भी कहाँ है, गुजरात के अंदर। ठीक है। और जो दो स्थल थे ना, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, वो वर्तमान में कहाँ पर है, पाकिस्तान के अंदर है, भारत में स्थित नहीं है। ये जो मगध, ये सभी भारत में है। ठीक है। किस राज्य के अंदर, बिहार के अंदर। अगला प्रश्न, मगध की राजधानी कौन सी थी, राजधानी कौन सी थी, राजगाह। ठीक है, राजगाह, इसको राजगीर भी बोलते हैं, राजगीर। ठीक है, राजगीर, राजगीर। मगध की राजधानी कौन सी, राजगाह या राजगीर। अगला प्रश्न, चौथी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध की राजधानी कौन सी बनी थी। अब चौथी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध की राजधानी पूछा है, कौन सी बनी थी, पाटलिपुत्र बनी थी। और वर्तमान में इसे किस नाम से जाना जाता है, पटना के नाम से जाना जाता है। अब ये जो पटना है ना, ये किस राज्य की राजधानी है, बिहार की राजधानी है। और जो मगध है, मगध कहाँ पर है, बिहार के अंदर। और मगध की राजधानी, मगध बिहार है, तो मगध की राजधानी पाटलिपुत्र बनी थी, वैसे ही बिहार की राजधानी कौन सी, पटना। अगला प्रश्न, अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा में हैं। यानी कि अशोक के जो अभिलेख है ना, वो किस भाषा के अंदर है, प्राकृत भाषा के अंदर है। लिपियां मैंने आपको बताई थी, एक तो थी ब्राह्मी और एक थी ख्रोष्टी। ब्राह्मी और ख्रोष्टी लिपि, दो दो लिपियां बताई थी मैंने, एक तो ब्राह्मी और एक ख्रोष्टी लिपि। और भाषा कौन सी बताई थी, प्राकृत। आगे, अशोक ने अधिकांश अभिलेख किस लिपि में लिखवाए थे या लिखे गए थे। जो अशोक के अभिलेख है वो किस लिपि के अंदर, ब्राह्मी और ख्रोष्टी लिपि के अंदर लिखे गए थे। ठीक है। और इन दोनों का जो अर्थ है वो किसने खोजा था, प्रिंसेप ने खोजा था, जेम्स प्रिंसेप ने। ठीक है, प्रिंसेप ने इसका अर्थ खोजा था। अगला प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे। अब एक प्रश्न तो इससे संबंधित हमने पढ़ा था कि मौर्य साम्राज्य के सबसे प्रसिद्ध शासक कौन थे, अशोक थे। परंतु ये जो मौर्य वंश है, इसकी स्थापना किसने की थी, चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। और इसका सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक जो था वो कौन था, अशोक था। अगला प्रश्न, मौर्य वंश के किस शासक ने कलिंग पर विजय प्राप्त की थी, यानी कि कलिंग को जीता था वहां पर आक्रमण करके, तो वो मौर्य वंश का कौन सा राजा था, अशोक था। ठीक है। कहते हैं कि ये जो कलिंग था ना, ये किसके लिए प्रसिद्ध था, हाथियों के लिए प्रसिद्ध था। यहाँ पर हाथी ज्यादा थे और उस समय युद्ध के लिए हाथी बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करते थे। इसलिए अशोक ने, कहा जाता है कि अशोक ने कलिंग पर अटैक किया था इन्हीं हाथियों को प्राप्त करने के लिए। और बाद में इन्होंने कलिंग पर विजय भी प्राप्त की थी अशोक ने। अगला प्रश्न, कलिंग वर्तमान में किस राज्य में है, कहां पर है, उड़ीसा के अंदर। कालीबंगा राजस्थान में, धोलावीरा गुजरात में, लोथल गुजरात में, बनावली हरियाणा में और मगध बिहार में, पाटलिपुत्र वर्तमान पटना और कलिंग जो है ये कहां पर है, उड़ीसा के अंदर। अगला प्रश्न, चंद्रगुप्त के दरबार में कौन सा यूनानी राजदूत आया था। अब यहां पर पूछा है कि कौन सा यूनानी राजदूत था जो चंद्रगुप्त के दरबार में आया था, तो नाम क्या है, मैगस्थनीज। मैगस्थनीज नाम है इसका। ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, यूनानी राजदूत था। अगला प्रश्न, मैगस्थनीज की पुस्तक का क्या नाम था। अब ये जो यूनानी राजदूत आया है ना, ये वाला मैगस्थनीज, मैगस्थनीज, अब इसने एक किताब लिखी थी, उस किताब का नाम क्या है, इंडिका। इंडिका नामक किताब लिखी थी इन्होंने, तो मैगस्थनीज की पुस्तक का नाम इंडिका। अगला प्रश्न, चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री कौन थे, तो कौन थे, कौटिल्य। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री का क्या नाम था, कौटिल्य था। अगर यहां पर चाणक्य नाम आए तो भी ये सही रहेगा। ठीक है, तो चाणक्य भी नाम आ सकता है, कौटिल्य भी नाम आ सकता है। तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। सबसे बड़ा योगदान इसी का ही माना जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य को गद्दी पर बैठाने में सबसे महत्वपूर्ण रोल अदा किया था चाणक्य ने। अगला प्रश्न, कौटिल्य की पुस्तक का नाम क्या था। अब दो किताबें आ गई, एक तो मैगस्थनीज की इंडिका और दूसरी है कौटिल्य की पुस्तक जिसका नाम है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र, कौटिल्य की पुस्तक कौन सी, अर्थशास्त्र। मैगस्थनीज की पुस्तक होगी इंडिका और कौटिल्य की पुस्तक होगी अर्थशास्त्र। अगला प्रश्न,
किस शासक ने अभिलेखों के माध्यम से धम्म का प्रचार किया था? तो अभिलेखों के माध्यम से धम्म का प्रचार करने वाले राजा कौन थे? अशोक थे। अशोक ने अभिलेख लिखवाए। प्राकृत इनकी भाषा थी और ब्राह्मी और खरोष्टी इनकी लिपि थी। लिखवाने वाला कौन है? अशोक है। पहला राजा है ये जिसने अभिलेख लिखवाए हैं। अगला प्रश्न, प्रथम शासक जिसने अधिकारियों और प्रजा के लिए संदेश पत्थरों व स्तंभों पर लिखवाए थे। अब यहां पर आ गया ना पहला राजा। पहला राजा जो, सीधी सी बात है कि पहला राजा जो अभिलेख लिखवा रहा है, अभिलेखों के माध्यम से अधिकारियों को मैसेज दे रहा है, प्रजा को मैसेज दे रहा है, वो राजा कौन है? कौन है भी? अशोक, जो मौर्य वंश से संबंधित था, प्रसिद्ध शासक है मौर्य वंश का। मौर्य साम्राज्य के राजनीतिक केंद्र कितने थे? कितने थे भी? 5 राजनीतिक केंद्र थे, जिसमें उनकी राजधानी भी है, पाटलिपुत्र है, उज्जैन है, स्वर्णगिरी है, कलिंग है, ठीक है, और एक तक्षशिला है। 5 ये टोटल हैं इनके। अगला प्रश्न, कौन सा स्थान कर्नाटक में सोने की खदान के लिए उपयोगी था? यानी कि सोने की खदान थी कर्नाटक के अंदर, वो जगह कौन सी है? सुवर्णगिरी। ये आ गया ना, सुवर्ण, स्वर्ण मतलब सोना, स्वर्ण, स्वर्ण मतलब सोना, ठीक है, याद रखना, ऐसे याद रह जाएगा आपके, ठीक है। गिरी मतलब पर्वत, ऐसा पर्वत जहां पर क्या हो? सोना हो, स्वर्णगिरी हो गया। ये याद करने के लिए एक ट्रिक के रूप में आप याद रख सकते हैं कि कर्नाटक में सोने की खदान के लिए, सोना मतलब स्वर्ण, तो स्वर्ण, ठीक है। अगला प्रश्न, मेगास्थनीज ने सैनिक गतिविधियों के संचालन के लिए कितनी समितियों और उप समितियों का उल्लेख किया है? अब यहाँ पर एक तो समितियां होगी और एक उप समितियां होगी। तो समिति तो थी एक ही और उप समितियां कितनी थी? 6। तो याद रखना है, एक तो होगी समिति और 6 हो गई उप समितियां। अगला प्रश्न, किस शासक द्वारा धम्म के प्रचार के लिए, किसके प्रचार के लिए? धम्म के प्रचार के। अब ये जो धम्म है ना, ये क्या है कि अशोक द्वारा लोगों के नैतिक आचरण के लिए कुछ नियम बनाए थे, ताकि लोग नैतिक आचरण करें, अच्छा व्यवहार करें, बड़ों की सेवा करें, जीव हत्या नहीं करें। ऐसे उन्होंने कुछ नियम तय किए थे, जिनको क्या कहा गया था? धम्म कहा गया था, ठीक है। तो धम्म के प्रचार के लिए महामात्र नाम से विशेष अधिकारियों की नियुक्ति की थी। तो ये राजा कौन था? अशोक था। अशोक ने धम्म के प्रचार के लिए महामात्रों की नियुक्ति की थी, ये प्रश्न में ऐसा लिखा गया है। अगला प्रश्न, किस स्थान पर कुषाण शासकों की विशालकाय मूर्तियां लगाई गई थी? कुषाण शासक, ठीक है, प्रसिद्ध शासक था इनका कनिष्क। कनिष्क महत्वपूर्ण शासक है, याद रखना, कनिष्क महत्वपूर्ण शासक इनका। तो इन्होंने मंदिरों के जो मुख्य द्वार थे वहां पर बड़ी बड़ी मूर्तियां लगवाई थी, ठीक है, अपने आप को देवतुल्य बताने के लिए, देवता के समान बताने के लिए कि हम ईश्वर के भेजे हुए दूत हैं, ठीक है। हम जो राजा बने हैं प्रजा की सेवा के लिए बने हैं, ईश्वर ने हमें प्रजा की सेवा करने के लिए भेजा है, ताकि जो रिस्पेक्ट लोग भगवान के प्रति रखते हैं वही रिस्पेक्ट प्रजा जो है वो राजा के प्रति रखे। इसलिए इन्होंने मंदिरों के समक्ष जो है विशालकाय मूर्तियां लगाई थी। तो ऐसा उदाहरण हमें कहां पर मिलता है? मथुरा के अंदर। स्थान का नाम पूछा कि किस स्थान पर, तो स्थान का नाम क्या है? मथुरा। यहां पर कुषाण शासकों ने विशालकाय मूर्तियां जो थी वो लगाई थी। अगला प्रश्न, किस वंश के शासक अपने नाम के आगे देवपुत्र की उपाधि लगाते थे? कौन सी उपाधि? देवपुत्र। देव मतलब देवता, पुत्र यानी कि देवता का पुत्र बताते थे अपने आप को। तो ये कौन थे? कुषाण वंश के शासक थे, जो अपने आप को देवतुल्य या देवपुत्र बताते थे। अगला प्रश्न है, प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की थी? किसकी रचना? प्रयाग प्रशस्ति की। अब यहां पर हमें पता होना चाहिए कि ये प्रशस्ति क्या होती है। जो राजा होता था उसकी प्रशंसा में कुछ रचनाएं लिखी जाती थी। पहले जो कवि होते थे ना, वो राजा की प्रशंसा किया करते थे, उसके युद्ध कौशल के बारे में या उसकी शिक्षा के बारे में राजा की तारीफ किया करते थे। उस तारीफ के आधार पर कुछ रचनाएं लिखी जाती थी, जिसको क्या कहा जाता था? प्रशस्ति कहा जाता था। अब ये प्रशस्तियां लिखी गई और प्रयाग नामक स्थान पर ये प्रशस्ति लगी हुई है, ठीक है, और इसलिए इसका नाम क्या हो गया? प्रयाग प्रशस्ति। इसकी रचना किसने की थी? हरिशेन ने की थी। प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की? हरिशेन ने। इसी से संबंधित अगला प्रश्न है,
कि प्रयाग प्रशस्ति की जो भाषा है वो कौन सी है, यानी कि प्रयाग प्रशस्ति किस भाषा में लिखी गई थी, तो ये लिखी गई थी संस्कृत के अंदर। प्रयाग प्रशस्ति की रचना हरिसेन ने किस भाषा के अंदर की थी, संस्कृत भाषा के अंदर। अगला प्रश्न, हरिसेन किसके दरबारी कवि थे। अब यहां पर दरबारी कवि पूछा कि ये किसकी तारीफ कर रहा था, समुद्रगुप्त की, क्योंकि ये समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था और इन्होंने प्रयाग प्रशस्ति की रचना संस्कृत भाषा में की थी और समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। आपने इस प्रश्न को बहुत अच्छे तरीके से याद करना है। आपने प्रयाग प्रशस्ति की भाषा संस्कृत, लिखने वाला कौन, हरिसेन, किसका दरबारी कवि है, समुद्रगुप्त का। अगला प्रश्न, प्रभावती गुप्ता किसकी पुत्री थी। अब यहां पर पूछा है कि जो प्रभावती गुप्ता है वो किसकी पुत्री थी, तो चंद्रगुप्त द्वितीय की, चंद्रगुप्त सेकंड की ये पुत्री थी। और इसका जिक्र आपकी बुक के अंदर हुआ है कि ब्राह्मणों को भूमि दान दी गई एक किसके द्वारा, एक स्त्री के द्वारा। ज्यादातर तो आप देखते हैं कि राजा ही या जो धनवान लोग होते थे वही ब्राह्मणों को भूमि दान देते थे, और बहुत ही कम हमें उदाहरण देखने को मिलते हैं कि एक स्त्री ब्राह्मणों को भूमि दान दे रही है, ठीक है, यानी कि दान वगैरह दे रही है एक स्त्री। तो अब यहां पर हमें एक ही उदाहरण देखने को मिलता है, किसका, प्रभावती गुप्ता का, जो किसकी पुत्री है, चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री है। अगला प्रश्न, ब्राह्मणों को दान दिए जाने वाले भूभाग, यानी कि जो भूभाग, जो जमीन ब्राह्मणों को दान में दी जाती थी उसको क्या कहते थे, क्या कहते थे भी, अग्रहार। तो ब्राह्मणों को दान में दी जाने वाली भूमि या भूभाग अग्रहार कहलाता था। अगला प्रश्न, कौन सा नगर नदी मार्ग पर स्थित था, यानी कि ऐसा प्रश्न शॉर्ट में पूछ सकते हैं कि कौन सा नगर नदी मार्ग के किनारे पर बसा हुआ था, कौन सा था, पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र जो एक महाजनपद हुआ, कौन सा भी, मगध। तो मगध की राजधानी हुआ 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व के अंदर। पाटलिपुत्र वर्तमान में कहाँ स्थित है भी, पटना में, पटना बिहार की राजधानी, और मगध कहाँ है, बिहार के अंदर है, ठीक है। मगध कहाँ है, बिहार में, और बिहार की राजधानी पटना। पटना को पहले किस नाम से जानते थे, पाटलिपुत्र के नाम से। अगला प्रश्न, कौन सा नगर भूतल मार्गों के किनारे पर स्थित था, भूतल यानी कि जमीनी रास्ते पर। पिछला प्रश्न हमने पढ़ा कि कौन सा नगर है जो नदी के किनारे पर, नदी के किनारे पर बसा हुआ है, तो वो तो हो गया पाटलिपुत्र। और कौन सा नगर है जो जमीनी स्तर पर, यानी कि भूतल मार्गों पर, जो जमीन के जो रास्ते थे वहां पर, ये उस रास्ते के किनारे बसा हुआ था, तो ये कौन सा था, उज्जैन। अगला प्रश्न, कौन सा नगर समुद्र तट पर था। अब मान लीजिए कोई समुद्र है और समुद्र के किनारे कौन सा नगर था, पुहार। तो 3 हो गए, नदी के किनारे पूछे तो पाटलिपुत्र, और जमीन जो भूतल मार्ग है वहां पर पूछे तो उज्जैन, और समुद्र तट के किनारे पूछे तो पुहार। अगला प्रश्न, कौन सा नगर व्यवसायिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक, 3 चीजें हैं, एक तो व्यवसाय के लिए, संस्कृति के लिए और राजनीति के लिए, तीनों के लिए कौन सा नगर जो था वो प्रसिद्ध था या गतिविधियों का जीवंत केंद्र था, तो वो कौन सा है, मथुरा। ये वही मथुरा है, ये मथुरा कहाँ है, यूपी के अंदर। तो ये वही मथुरा है जहां पर कौन से वंश के राजा, कुषाण वंश के राजा, कुषाण वंश के राजा जिन्होंने मंदिरों के आगे विशालकाय बड़ी बड़ी मूर्तियां लगाई थी और अपने आप को देवपुत्र की उपाधि से अलंकृत किया था, यानी कि अपने आप को वो देवपुत्र कहते थे। अगला प्रश्न, प्रतिमा व नाम से सबसे पहले सिक्के किन शासकों ने जारी किए थे। प्रतिमा यानी कि कोई सिक्का होगा, उस पे कोई तस्वीर छपी होगी किसी राजा की, ठीक है, और नाम भी लिखा होगा। तो ऐसे सिक्के सबसे पहले किन राजाओं ने जारी किए थे, तो हिंद यूनानी शासकों ने। अगला प्रश्न, सोने के सिक्के बड़े पैमाने पर प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में, प्रथम शताब्दी ईस्वी में किन शासकों ने जारी किए थे, तो कुषाण शासकों ने जारी किए थे, ठीक है। तो ये वही कुषाण शासक, देवपुत्र, मथुरा में मूर्तियां वगैरह लगा रहे हैं, कुषाण शासकों ने सोने के सिक्के जारी किए थे बहुत बड़े पैमाने पर, यानी कि
सोने के सिक्के जारी किए उन्होंने बहुत ज्यादा मात्रा में। अरबों ने किस वर्ष सिंध पर विजय प्राप्त की थी? पाकिस्तान का इलाका है सिंध। तो अरबों ने किस वर्ष सिंध पर विजय प्राप्त की थी? तो कब प्राप्त की थी? 712 ईस्वी में। ठीक है। अगला प्रश्न, बंगाल एशियाटिक सोसाइटी, बंगाल एशियाटिक सोसाइटी का गठन कब हुआ था? तो 1784 में बंगाल एशियाटिक सोसाइटी का गठन हुआ था। अगला प्रश्न, जेम्स प्रिंसेप द्वारा अशोक के ब्राह्मी और खरोष्टी जो अभिलेख लिखे थे ना उन्होंने, ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि में, तो उनका जो अर्थ है उसने कब निकाला था? कब निकाला था? 1838 के अंदर जेम्स प्रिंसेप ने अशोक द्वारा जो अभिलेख लिखे गए थे ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि में, उनका अर्थ निकाल लिया था 1838 के अंदर। ये इस प्रकार से कैसे है, जो अशोक ने अभिलेख लिखवाए थे, मान लीजिए कि पत्थर पर कोई अभिलेख लिखा था, उस पर कुछ लिपि लिखी हुई थी, अलग प्रकार की लैंग्वेज उस पर लिखी हुई थी, तो आज के दौर में उसको पढ़ना आसान नहीं था। इसलिए इनके अंदर जो अक्षर लिखे हुए थे उन अक्षरों की समानता देखी गई कि ये किसके साथ मेल खाता है। अगर मान लीजिए कोई ऐसा है तो उसको कै नाम दे दिया, ऐसा कोई है तो उसको खे दे दिया। तो इस प्रकार से जैसे जैसे ये जो चिन्ह अंदर बने हुए थे उनके आधार पर फिर शब्द बनते गए, और फिर इस प्रकार से जेम्स प्रिंसेप ने जो अभिलेखों पर जो ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि से जो लिखे गए थे अक्षर थे उनका अर्थ इन्होंने 1838 के अंदर निकाल लिया था। तो इस प्रकार से हमारे टोटल जो इस पाठ के अंदर प्रश्न बन रहे हैं 41 एक प्रश्न है, तो आपने इनको अच्छे से याद करना है और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और पिछले साल के जितने भी यानी कि बोर्ड के अंदर जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं ना आपके 12वीं हिस्ट्री के अंदर इस पार्ट से, तो वो मैंने सारे प्रश्न इसके अंदर डाल दिए। तो आपको पिछले पेपर पढ़ने की जरूरत नहीं है, यहीं से आप पढ़ सकते हैं। पिछले सालों के पेपर में जो प्रश्न आए थे इस पार्ट के अंदर से, तो वो भी इसी पार्ट में इसी वीडियो के अंदर वो हमने प्रश्न डाल दिए हैं, और संभावना यही है कि इसी से ही प्रश्न बनेंगे। अच्छे से आपने इसका अध्ययन करना है और जल्द ही हम लौटेंगे एक नए वीडियो के साथ तीसरे लेसन के जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं उनको लेकर के। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर जरूर किया करो, और अपने जो दोस्त हैं मित्र साथी जो भी हैं उनको आप ये वीडियो जरूर शेयर करें। वीडियो को लाइक करके जरूर जाएं। जब तक आप वीडियो को देखते हैं तब तक आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, और हमें बहुत प्रसन्नता होती है। और कोशिश ये रहेगी कि हम जल्दी से जल्दी ये जो आपके लेसन है वो परीक्षा से पहले कंप्लीट कर दें। धन्यवाद।